और सभी बड़े जानवर तो खत्म हो गए, पर हमने इसे खत्म होने नहीं दिया। खूब खिलाया पिलाया इसे, जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख। भारत में गाय तड़प तड़प कर मरती है, धीरे धीरे मरती है, और हमने इसके लिए एक बड़ी सी मशीनरी तैयार कर दी है, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन, जिससे हम पृथ्वी को निचोड़ सके। ये पूरी व्यवस्था ये कर्म के नियम को तिलांजलि देने के बाद हमने की है। जब उनका दूध देना बंद होता है तब जाकर के हम उनको धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन ये जो बैल हैं, ये ताउम्र जब से पैदा हुए अभी कुछ ही दिन के होंगे कि इनको भगा दिया जाता है कि भाई तुम जाओ जाके अपना देखो, तो वो पूरी जिंदगी धीरे धीरे मरते हैं। उनको भूख लगी है। विकास, सभ्यता, ये पूरा समाज का जो ढांचा है, जो हमने इसको ऐसा बना छोड़ा है, ये जर्जर है, ये एक तरफा बेनिफिट वाला है। और इसमें जो निरीह पशु होते हैं उनकी जो दुर्दशा होती है, और जैसे ही वो बूढ़ी हुई, कमजोर हुई, उसका दूध देने की क्षमता चली गई, वो रातों रात अनाथ हो जाती है। ये अधमरी सी पूरे शहर में भटकती है। भारत भर के तमाम शहरों में, गांवों में गाय की बड़ी बुरी मौत होती है। ये संसार हमेशा से ट्रांजैक्शनल है, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। जब तक कि तुम कुछ दोगे नहीं अपने साइड से, तब तक ये संसार तुम्हें कुछ लौटाएगा नहीं उसके साइड से। साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप प्रकृति को बाध्य कर सकते हैं, उससे अपना काम निकाल सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके, और वो इसीलिए धीरे धीरे टूट रही है, धीरे धीरे मर रही है प्रकृति। वो गंदगी हमने सब डंप कर दिया नदियों में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। ये पीएच इतना बिगड़ चुका है, तरह तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि यहाँ पर अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु लगभग सब मर चुके हैं। इन सुविधाओं के लिए, इन सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन के लिए, विकास के नाम पर जो भारत भर के गाँव गाँव से पहुंचकर उस शहर में सब जाके सब सिकुड़ जा रहे हैं, वो दबे कुचले की तरह रह रहे हैं। गाजर मूली की तरह पूरी भीड़ हो चुकी है वहाँ पर। ये बात भूल चुकी है कि जिस डाल पर हम बैठते हैं उस डाल को हम नहीं काटते। विशुद्ध भोगवाद। हमें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो सम गेम चल रहा है। हर तरफ से इस देश का विद्वत समाज अंधा हो चुका है। जेनुइन विद्वान इक्का दुक्का मिल जाएंगे कहीं। आप वेद व्यास होते तो कहते ये पूरा समाज निर्लज्ज है। ये देश ये साधुओं के भेष में रह रहे चारवाकों का देश है। आगावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन् सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे। आधुनिक भारत में अगर आज किसी जानवर की सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो वो है गाय की। और सभी बड़े जानवर तो खत्म हो गए, पर हमने इसे खत्म होने नहीं दिया। खूब खिलाया पिलाया इसे, और खूब सारा खाती भी है। जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख। भारत में गाय तड़प तड़प कर मरती है, धीरे धीरे मरती है, और इससे बुरी मौत क्या कुछ और हो सकती है बताइए। पर ये बात बड़ी अजीब है कि जिस गाय की इस देश में पूजा होती है, वो गाय, वो गोवंश, वो घुट घुट कर मर रहा है। बड़ी गंदी मौत होती है इनकी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतनी बुरी मौत क्यों हो रहा है ऐसा। इसका प्राइमरी रीजन है हमारा अंधा स्वार्थ, विशुद्ध भोगवाद, और विकास के नाम पर अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन। या कहूँ हमें चाहिए केवल मौज, जीवन भर मौज। दूध, दही, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, ये लग्जरी गाय से आता है। और हमने इसके लिए एक बड़ी सी मशीनरी तैयार कर दी है, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन, जिससे हम पृथ्वी को निचोड़ सकें। भारत के पुराणों में गाय जो है ये पृथ्वी का मेटाफर है, हमारे पर्यावरण का, हमारी कुदरत का। हम इतने स्वार्थी हो गए कि जो हमारे हक का नहीं है उसे भी हम छीन लेते हैं, अपनी मौज के लिए दुहते हैं, आखिरी बूंद तक खून निकाल देंगे, इतना निचोड़ेंगे। हिंसा। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ इसमें गोवंश ये एक मेटाफर भी है, एक बड़ी बात। और इसके जरिए मैं आपको कर्म के सिद्धांत, वो वैदिक नियम जो है वो भी समझाऊंगा। उसमें तपस्या का क्या रोल होता है ये भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरी व्यवस्था हमने बुन ली है, शहरीकरण, पिछले कुछ शताब्दियों में, सदियों में, कुछ दशकों में, ये पूरी व्यवस्था ये कर्म के नियम को तिलांजलि देने के बाद हमने की है। इस देश को तपस्थली माना जाता था, लेकिन वेस्टर्न आइडियाज को हमने जब से अंगीकार कर लिया है, अंधा अनुकरण, तब से भारत का प्राण खत्म हो गया है। ये भोगवाद के नशे में हमने क्या किया, इस भोग वृत्ति के कारण हमारे देश का प्राण लगभग मर चुका है। यहाँ के विद्वान, वो विवेकी जन, वो भी भोगवाद में इतना डूब चुके हैं कि वो इस चरमराती व्यवस्था के प्रति आंख बंद करके बैठे हैं और सपोर्ट भी करते हैं। हम इतना ज्यादा मर चुके हैं भोगवाद में लिप्त होकर कि अब ये चीज वापस कभी ठीक होगी इसकी गुंजाइश अब लगभग नहीं के बराबर है। हमने जो उस कर्म के नियम का अतिक्रमण किया,
लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन को जो लांघा, तो आज ऐसी व्यवस्था बन पड़ी है कि जर्जर है सब। एक उदाहरण देता हूँ आपको, अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी इसमें है। अपनी गाड़ियों में हम जो पेट्रोल और डीजल भरते हैं ये दूर कहीं से आता है। जो LPG हमारे किचन में यूज होती है वो भी बहुत दूर से आती है, बड़े बड़े जहाजों पर लाद कर आती है। वो अगर कहीं रोक लिया जाए किसी युद्ध के कारण या किसी भी कारण और बहुत दिन तक मान लीजिए कि वो रुका रहे, तो आप समझिए भारत के हर शहर ढहने लगेंगे और ये कभी न कभी होना है। ये पूरी व्यवस्था ये इतनी सेंट्रलाइज्ड है कि ये लगभग ढहने के लिए रेडी है। थोड़ा सा 19-20 होता है, फिर देखिए कैसा हाहाकार मचता है। अभी LPG वाला आपको किस्सा याद ही है और अभी भी न्यूज में है। और मैं ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो पेट्रोल, वो डीजल भारत भर की लॉजिस्टिक्स को वो फ्यूल करता है। सारा आना जाना, सामान का आना जाना, ये सब लगभग बंद हो जाएगा। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले कुछ दिन के लिए धरना पर बैठते हैं तो कैसी मौज मनती है, याद है? जब पेट्रोल ही नहीं बचेगा तो कितने दिन चलेंगे ये शहर? कोई गाड़ी चल ही ना पाए तो कितना दिन चलेगा ये सब? और तब हम क्या करेंगे कि जो गोवंश का जो मेल वाला है, वो सांड जिसको बोलते हैं, इंसल्ट वाली भाषा है ये। वैदिक ऋषियों ने उसको ऋषभ कहा, बैल कहा। जब तेल खत्म हो जाएंगे तो लोग सड़कों पर से इन ऋषभों को पकड़ पकड़ कर लाएंगे और गाड़ियों में गुथेंगे। तो ये गोवंश के ऋषभ, उसका भी बहुत निरादर हो रहा है और उसकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है। गाय तो अपनी जिंदगी के मैक्सिमम टाइम किसी फार्म में बंधी रहती है। खाने पीने की 24 घंटे व्यवस्था होती है। जब उनका दूध देना बंद होता है तब जाकर के हम उनको धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन ये जो बैल हैं, ये ताउम्र जब से पैदा हुए अभी कुछ ही दिन के होंगे कि इनको भगा दिया जाता है कि भाई तुम जाओ जाके अपना देखो। तो वो पूरी जिंदगी धीरे धीरे मरते हैं। उनको भूख लगी है। फिर मैं फिर कहूंगा, जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख। ये ऋषभ भी ये धीरे धीरे मरते हैं। बहुत बुरी मौत होती है इनकी। गोवंश, चाहे वो गाय हो चाहे ऋषभ हो, ये सभी कूड़ा खाकर पेट में कैंसर बनाते हैं। और शिव जी को पूजने वाले ये दिखावटी भक्त, अभी इतनी सुविधा पर्याप्त नहीं थी, अभी और चाहिए। शिवलिंग के बगल में जो नंदी होता है, उस ऋषभ की मूर्ति में उनके कान में जाकर ये भी और मांगते हैं। वेद व्यास होते तो कहते ये पूरा समाज निर्लज्ज है। हम इतने गहरे आ गए हैं इस गर्त में। खैर, आज हम ये पूरी बात समझेंगे। विकास, सभ्यता, ये पूरा समाज का जो ढांचा है, जो हमने इसको ऐसा बना छोड़ा है, ये जर्जर है। ये एक तरफा बेनिफिट वाला है और इसमें जो निरीह पशु होते हैं उनकी जो दुर्दशा होती है। मेरा बहुत समय से मन था कि मैं वेद व्यास का ये पक्ष रखूं इस पूरे प्रकरण पर, तो आज यही होगा। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। आइए शुरू करते हैं। हम गाय को घर में कब तक रखते हैं या गौशाला में कब तक रखते हैं? तब तक रखते हैं जब तक हमको उससे फायदा है। और जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है, हम क्या करते हैं? उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब जब तक हमारा स्वार्थ बना तब तक हम उसको खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। और जैसे ही वो बूढ़ी हुई, कमजोर हुई, उसका दूध देने की क्षमता चली गई, वो रातों रात अनाथ हो जाती है। उसको हम घर से, गौशालाओं से ढकेल कर बाहर निकाल देते हैं कि भाई अब तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपना तुम देख लो, जैसे तुमको रहना है तुम रहो। यहाँ रहोगी तो हमारा नुकसान करोगी तुम। जय गाय माता, तुम जाओ यहाँ से। निर्लज्ज एटीट्यूड, शेमलेस एटीट्यूड। हमारे भोग विलास में तुम बाधा बनोगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। अब तक उसको पेट भर भोजन मिलता था, सुबह शाम ठंडा पानी मिलता था, एक छत थी, आंधी पानी सबसे बचाव था। लेकिन जैसे ही वो निर्बल हुई, उसका दूध देना बंद हुआ, तत्काल उससे सब कुछ छिन जाता है। उसे हम स्वार्थी भारतीय लोग बाकायदा घर से दूर ले जाकर छोड़ते हैं कि ये वापस न चली आए। मैंने बचपन से ये खूब देखा। एक और तरीका होता है गाय से छुटकारा पाने का, और ये और भी निंदनीय है। इसमें वो और निचोड़ी जाती है। कुछ लोग इस निरीह पशु को, इस माता को कसाई के यहाँ भेज देते हैं और एक दूसरी कम्युनिटी है उसके लोग इसको खाते हैं। तो लोग या तो गाय को कसाई के यहाँ पहुंचा देते हैं या उसको अनाथ छोड़ देते हैं। 12th के बाद जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर बनारस पहुंचा, तो फिर शहर भर में घूमने का मुझे खूब मौका मिला। इंडिपेंडेंस थी। तब जाकर मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि इन अनाथ गायों का, इनकी क्या ही दुर्दशा होती है। मेरे हॉस्टल के पीछे एक कूड़े का पहाड़ था, छोटा पहाड़, जिसमें आसपास के सभी घर के लोग अपना कूड़ा, सड़ा हुआ खाना उनको प्लास्टिक की थैलियों में बांध कर फेंक जाते थे। मैं छत पर खड़ा होकर देखता था उन्हें। रोज कुछ गाय, कुछ कुत्ते, आवारा जानवर वहां आते थे और उस कूड़े में से कुछ अपने खाने लायक ढूंढते थे। प्लास्टिक की थैलियों में सड़ता हुआ खाना, जो ही दुर्गंध होती है। मैंने इन गायों को प्लास्टिक सहित चबाकर खाते हुए देखा है। इन गायों की कितनी तगड़ी भूख होती होगी। अगर आप सोचिए, जो चीज अब खाने लायक बची ही नहीं, उससे गंदी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, वो मजबूर है उसको खाने के लिए। इतनी बड़ी भूख। और क्यों ना हो, गाय एक बड़ा जानवर होता है, जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी भूख। ये बात समझिए। उल्टा सीधा खाकर इन गायों का पूरा शरीर, उसमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, अंग शिथिल पड़ने लगते हैं।
ये लंगड़ा कर चलती हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, एनर्जी नहीं बचती, ये अधमरी सी पूरे शहर में भटकती हैं। और इनके पेट से जो गोबर निकलता है, आप कभी उसे ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट दिखता है कि बहुत बीमार हैं ये। एक स्वस्थ गाय का गोबर वो बिल्कुल अलग होता है, और एक अनाथ गाय का गोबर वो कुछ विचित्र ही पदार्थ होता है। पूरा पाचन तंत्र बिगड़ गया, शरीर अंदर अंदर बुरी तरह से बीमार है, जिंदा रखने वाला जो अंदर का मैकेनिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। खड़े रहने की क्षमता नहीं बची होती इन गायों में, और खूब प्यास भी लगी होती है इन्हें। और प्यास लगी तो ये क्या करेंगी? बनारस में तालाब मिलना मुश्किल है, गंगा का पानी पीने लायक नहीं, और वहीं बनारस में 80 नदी बहती है। पर आप जब गूगल पर उसको देखेंगे तो उसका नाम पड़ा है 80 नाला। ये दुर्गति है। और जो एक आध तालाब आपको इधर उधर मिल जाते हैं बनारस में, उसको चारों तरफ से बाउंड्री लगाकर घेर दिया गया है ताकि कोई निरीह पशु उसमें जाकर उसको गंदा ना कर दे। मानसिकता देखिए आप। मैंने इस पवित्र पशु को, इस निरीह, इस इनोसेंट से जानवर को बनारस की नालियों से पानी पीते देखा है। वो गंदा पानी आवारा कुत्ते पीते हैं उसे, और उनके साथ अपनी माँ भी पीती है, ये वाली माँ, गाय। और आज तो विकास के नाम पर हमने उन नालियों को भी ढक दिया। भाई हमें बदबू आती है, हमें नहीं पसंद, हमारे भोग में बाधा बनता है। तो जो एकमात्र प्यास बुझाने का साधन था वो भी छिन गया, वो गंदा पानी भी गया। मैंने बनारस में मैं जितना समय रहा हूँ, मैंने गायों को भूख से तड़पते हुए देखा है, प्यास से छटपटाते हुए देखा है, इनका शरीर जर्जर देखा है। अधमरी से ये पूरे शहर में टहलती हैं, और यहाँ के लोग इनको छूकर नमन करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अरे उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ घास चाहिए। पर नहीं, हम दूर से उसको प्रणाम करते हैं। भारत भर के तमाम शहरों में, गाँवों में गाय की बड़ी बुरी मौत होती है, वो धीरे धीरे मरती है। मेरी आत्मा कांप जाती है इनकी स्थिति देखकर। और बनारस में जो कड़ाके की धूप पड़ती है, अब जाके देखिए उस शहर में कंक्रीट का जंगल है, वो ये मरे मरे फिरती हैं। और ये वही शहर है जहाँ बड़े बड़े पंडे रहते हैं, पुजारी रहते हैं, तथाकथित विद्वान रहते हैं। पिछले 1 सदी में बनारस का पूरा इकोसिस्टम, उसका विनाश हो चुका है। बनारस अब केवल एक कंक्रीट का जंगल है जहाँ इन तथाकथित विद्वानों की गंगा आरती देखने भीड़ आती है। न जाने ये कैसे विद्वान हैं जो इस पूरे विनाश को डेली चुपचाप की तरह देखते हैं। भारत में चारों तरफ अधमरी गैया, बैल, गोवंश ये दर दर भटकता है। इनका भटकना क्यों है? क्योंकि इनको भूख लगी है बस, और इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको सिर्फ हरी घास चाहिए जो निर्जन भूमि में अपने आप निकल आती है। इनको वो चाहिए, इनकी कोई और जरूरी नीड है ही नहीं। इनको सिर्फ घास चाहिए जिंदा रहने के लिए। और जमीन तो हमने हथिया ली है, वहाँ घर बना दिए हैं, रोडे बना दी हैं, खेत बिछा दिया है। हम इन्हें वो बेसिक घास भी नहीं दे पाए। शर्म आती है मुझे इंसान होने में। और हमें तो इतना सुख भी पर्याप्त नहीं है। हमें तो 56 भोग चाहिए, डिजाइनर मिठाइयाँ चाहिए, रोज दूध की चाय चाहिए, पनीर हर शादी में बनेगा। और मौज की बात यह है कि इतने के बावजूद जितना मिले उतने से तसल्ली नहीं होती। ये मानव स्वभाव है कि हमें कुछ भी कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। ये पता नहीं स्वभाव है कि ये श्रापित हैं कि हमें कभी कुछ पर्याप्त ही नहीं। और ये गाय जिसको बस घास दे दो ये चुपचाप मस्त हो जाएगी, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। और वो हमें रिटर्न में क्या देती है? दूध देगी वो, जिससे हम मक्खन बनाएंगे, मलाइयाँ, मिठाइयाँ सब बना लेंगे, 56 भोग बना लेंगे। उस गाय की हमने जो दुर्दशा की है, अनफेयर बेनिफिट, अनइक्वल ट्रांजैक्शन। आपको पता है भारत में इसको माँ क्यों कहते हैं? इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि आखिर इतना आदर सम्मान इस जानवर को क्यों? इसका इतना पूजन क्यों? भारत में जो वैदिक पूजा का विधान है वो गाय के गोबर के बगैर नहीं हो सकता। उसमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन उनमें से गाय का गोबर एक बहुत अहम चीज है। घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, ये सब जरूरत पड़ती है कर्मकांड में। हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने गाय की ऐसी रेप्यूटेशन बना दी थी। पर ये क्यों है? आइए इसे समझते हैं। भारत का हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है, उसको कहते हैं तप, तपस्या। महाभारत में वेदव्यास ने खूब महात्म्य गाया है तपस्या का। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें पहले कुछ देना होगा, ये होती है तपस्या। ये संसार हमेशा से ट्रांजैक्शनल है, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर हवा भी फ्री नहीं है। अगर हवा चाहिए आपको, साफ हवा, तो आपको पेड़ पौधों का संरक्षण करना होगा, जंगल बचाने होंगे। यही देय है, तुम्हें इतना तो देना ही पड़ेगा। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो एक दिन तुमसे हवा भी छीन ली जाएगी। पेड़ पौधे ये हवा को स्वच्छ बनाते हैं, सांस लेने लायक बनाते हैं। इसी तरह से ये लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन कि कुछ चाहिए
तो कुछ करना पड़ेगा। ये लॉ हर जगह अप्लाई होता है, संबंधों में तो अप्लाई होता ही है, प्रकृति में भी अप्लाई होता है। तुम्हें अगर घर स्वच्छ बनाना है तो तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी, रोजाना करनी पड़ेगी। देखिए ये भी जो है ट्रांजैक्शनल है। तुम्हें अगर पेट भर खाना चाहिए तो तुम्हें उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी, यहाँ भी ट्रांजैक्शन। तुम्हें अगर जीवन में सफलता चाहिए तो वो भी हमेशा ट्रांजैक्शनल होती है। जब तक कि तुम कुछ दोगे नहीं अपने साइड से, तब तक ये संसार तुम्हें कुछ लौटाएगा नहीं उसके साइड से। तो ये शर्त होती है। यही कर्म का नियम है और तपस्या ये कर्म के नियम की एक नेसेसरी कंडीशन है। भोग चाहिए तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुमको उसके लिए पहले शरीर को तपाना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन। लेकिन जरा अपनी स्थिति देखिए, आप कितने आराम से हैं। ना आपको खेती करने की फजीहत है, ना आपको दूध दुहना पड़ता है, ना जानवरों की देखभाल कोई हिफाजत करने की जरूरत है। ये सब पहले होता था, अब तो मॉडर्न एज है, अब सब काम कौन ही करता है। ये सब टेक्नोलॉजी करती है, ये गाँव देहात के लोग करते हैं ताकि शहर के लोग आनंद भोग सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। अब आप कहेंगे कि ये भी सब तो मेहनत से ही हासिल होता है, फ्री में थोड़े आ जाता है। दिन भर बैठ करके हम स्क्रीन के सामने अपनी आंखें फोड़ते हैं, गाड़ी लेकर घनी दोपहरी में दौड़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, तब जा करके इन सुविधाओं को खरीद पाते हैं। तो यहाँ भी ट्रांजैक्शन है और आपकी बात सही है, यहाँ भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप यहाँ एक बात गौर करिए कि ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट होता तो ये बात होती कि खेती खूब करूं तो पेट भर भोजन मिलेगा, जंगल में हथियार लेकर निकलूं, पेड़ों पर चढ़कर तमाम फलों को इकट्ठा करूं, जानवरों का शिकार करूं, तब जाकर के स्वाद मिलेगा। ये होता है डायरेक्ट। लेकिन अब तो ये पुरानी बात हो गई। आज के युग में जो ये ट्रांजैक्शन होता है ये इनडायरेक्ट हो चुका है। अगर कोई किसी बैंक में काम करता है तो उसको ये सारी सुविधाओं को पाने के लिए उसको बस एक काम करना होगा, उसको पैसे जोड़ने होंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ये हुई उसकी मेहनत। और समय के साथ वो जितनी मेहनत करेगा, जितनी शिद्दत से ये काम करेगा, उसको उतना ही रिटर्न टोकन, एक्नॉलेजमेंट टोकन मिलेगा। उसको पैसा बोलते हैं। पैसा एक टोकन है जो आपको आपकी मेहनत के बदले मिलता है, जिससे आप अपनी मनचाही सुविधा खरीद सकते हैं। इसी व्यवस्था को सिविलाइजेशन कहते हैं। और यही टोकन करेंसी नाम की ये जो चीज है, ये जो इंटरमीडियरी है, ये जो बिचौलिया है, जो ये बीच में आ गया, तो ये ट्रांजैक्शन ये इनडायरेक्ट हो गया। मुद्रा हटा दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा कि जो पाना है तो तुमको उसी के लिए मेहनत करनी है। यहाँ से तुमने दिया, वहां से तुमको मिला। लेकिन ये जो टोकन वाली बात होती है, इसी से बात इनडायरेक्ट हो जाती है। अब एफिशिएंसी बढ़ गई, आप बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं। उस टोकन से आपने सब कुछ खरीद लिया। मुद्रा, ये बात थोड़ी गहरी है। सुविधा के लिए अब हम डायरेक्टली खेतों में काम नहीं करते, हम कंपनियों में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, और वहां से हमें एक टोकन मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर मिलता है, जिससे हम अपनी मनचाही सुविधा खरीद सकते हैं। इसी सिस्टम को कहते हैं सिविलाइजेशन, व्यवस्था। करोड़ों लोगों की भीड़ जब इस कागज के टुकड़े पर इतना आस्था करने लगती है कि ये हमें मनचाही चीज दिला सकता है, तो ये बात असामान्य हो गई। जंगल में इतना विश्वास नहीं होता किसी भी चीज पर। ये विश्वास, यही इस व्यवस्था का प्राण है। सिविलाइजेशन में ये चीज अनिवार्य होती है, ये निष्ठा। और ये चीज भारत में शुरू हुई थी आज से करीब करीब 5-10 हजार साल पहले। और इस व्यवस्था को और भी बड़ा बूस्ट मिला जब भारत में साइंस पहुंचा, आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान पहुंचा। इसे अंग्रेज लाए। साइंस ने हमारी सारी मेहनत को आसान कर दिया, मशीनें आ गई। अब आपको, अगर आप खेतों में काम करते हैं तो आपको खेत जोतने के लिए घनी दोपहरी में कीचड़ में नहीं उतरना पड़ेगा, बैल नहीं हाँकने होंगे, बैलों की जरूरत तो खत्म हुई। अब आप बस एक बटन दबा दीजिए और ट्रैक्टर सब कर देगा। सारा काम आसान हो गया, फास्ट हो गया। मेहनत अभी भी पड़ती है, पर उतनी नहीं पड़ती जितना पहले पड़ता था जब बैल से हम जोतते थे खेत को। उसमें बहुत मेहनत होती थी। तो वो जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था, उसमें हमारे साइड से जो चीज जा रही मेहनत, देहात में इसको जांघर कहते हैं, हाथ पैर पूरा शरीर लगाकर जो हम मेहनत करते हैं, अब वो नहीं करना पड़ता। अब वो काम हमारे लिए पेट्रोल करता है, डीजल करता है, प्रकृति करती है। या मैं ऐसा बोलूं कि हमने वो काम, वो मेहनत, अब वो हमने अब कुदरत से ही हम कराते हैं। मेहनत भी प्रकृति करे और फल भी प्रकृति ला कर दे। हमारा काम एकदम आसान हो गया। अब उतना नहीं खटना पड़ता। तपस्या गई और हमको लगा कि बस ये हो गया सोल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए। अब हमें कुछ अपने साइड से नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न में प्रकृति हमें उतना ही देगी या उससे भी ज्यादा देगी। यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन डिसबैलेंस हो जाती है। आपके साइड से अब आप उतनी तपस्या नहीं कर रहे, लेकिन रिटर्न में वो कहीं गुना ज्यादा आ रहा है। ये खेती की बात, ये सिर्फ उदाहरण था। ये बात जीवन के हर आयाम पर अप्लाई होती है, इस बात को गौर करिएगा। पर कर्म का नियम कहता है कि अगर तुमको कुछ मिल रहा है तो उसकी भरपाई भी तुम कर रहे हो, उसी अमाउंट में करनी होगी जिस अमाउंट में तुमको चाहिए रिटर्न। और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं से हो रही है, तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और करेगा। हम खेतों में अब खुद से उतनी मेहनत नहीं करते, तो कौन करता है? पेट्रोल डीजल करते हैं क्या? नहीं, छोटी बात होगी। प्रकृति खुद करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप प्रकृति को बाध्य कर सकते हैं।
उससे अपना काम निकाल सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके। यही होती है टेक्नोलॉजी। आज पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल जिनको हम कहते हैं, ये पूरे इस सभ्यता, इस सिविलाइजेशन को फ्यूल कर रहे हैं। इसकी भरपाई कौन कर रहा है? पर्यावरण कर रहा है, ये कुदरत कर रही है। और वो इसीलिए धीरे धीरे टूट रही है, धीरे धीरे मर रही है प्रकृति। और जितना ज्यादा सुविधा हम निचोड़ेंगे बिना सही बैलेंसिंग के, बिना अपने साइड से दिए, हम उतना ज्यादा इस कुदरत को मजबूर कर देंगे कि वो अपने साइड से ही दे। वही भर भी रही है और वही लाकर दे भी रही है। और हम बिल्कुल तटस्थ होकर बैठ गए हैं। सुविधाओं के आनंद में आज भारत के शहरों की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली चोक कर रहा है, ये राजधानी है भारत की। और क्या विडंबना है, देखिए वहां सांस लेने लायक हवा बची ही नहीं है। धूप इतनी तगड़ी पड़ती है कि सनबर्न हो जाता है। वहाँ का रिवर इकोसिस्टम वो मर चुका है, यमुना बचे ही नहीं अब। हमने इतने इंडस्ट्रियल केमिकल्स, घरेलू साबुन, सर्फ, शहर भर का सारा कीचड़, वो गंदगी हमने सब डंप कर दिया नदियों में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? वो भी किसी का घर है, वहाँ जीव जंतु रहते हैं, वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, तो हम बहाए जा रहे हैं अपना कूड़ा उसमें। ये निर्लज्ज समाज आज भी ये जारी है। हमारे पास सुविधाएं इतनी हो गई, लेकिन उन सुविधाओं के बाद जो ह्यूमन वेस्ट जनरेट होता है, हमारे पास उसका कोई इंतजाम ही नहीं है। एक तरफा हम वो भी अब प्रकृति में डाल रहे हैं कि तुम ही इसको सधाओ, देखो इसका क्या करना है, हम तुम्ही में ही डंप करेंगे। तो हम वो सब कुछ साफ नदियों में बहाते चले गए। और नदियों का आज जो पीएच होता है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वहां पर कोई छोटी बड़ी स्पीशीज अब टिक ही नहीं सकती हैं, वो मर जाएंगी। पीएच समझ रहे हैं? वो एसिडिटी लेवल होता है वाटर का। ये पीएच इतना बिगड़ चुका है, तरह तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि यहाँ पर अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु लगभग सब मर चुके हैं। दिल्ली की जो आप स्थिति जानते हैं वो आप कम जानते हैं। जो दुर्दशा घट रही है वो अंदर पानी में घट रही है। और अगर यही स्थिति रही तो ये शहर कुछ सालों में, कुछ दशकों में ये जीने लायक नहीं बचेगा। बड़े बड़े बाहर के जो वैज्ञानिक होते हैं वो भारत में आकर बसने के लिए वो क्यों इतना बचते हैं? कि भारत का जो पर्यावरण है, कुदरत है, वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। शहरों की व्यवस्था इतनी जर्जर, इतनी खराब हो चुकी है कि जैसे इनको पता लगता है कि ये स्थिति है, वो क्यों ही आना चाहेंगे। जब मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में, वहाँ आज तक जितनी भी सरकारें हुई हैं, जिसकी भी सरकार हुई है, उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे दया आती है। इन सुविधाओं के लिए, इन सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन के लिए, विकास के नाम पर सुख सुविधाओं की जो होड़ है, जो भीड़ दौड़ रही है, जो भारत भर के गांव गांव से पहुंचकर उस शहर में सब जाके सब सिकुड़ जा रहे हैं, वो दबे कुचले की तरह रह रहे हैं। गाजर मूली की तरह पूरी भीड़ हो चुकी है वहां पर। विशुद्ध भोगवाद और उसमें जो पर्यावरण के साथ वहां पर दुष्कर्म हो रहा है, दुष्कर्म मैं कह रहा हूँ, और ये पिछले कई दशकों से हो रहा है। भोगवाद की अंधी दौड़ में ये पूरी मानव जाति ये बात भूल चुकी है कि जिस डाल पर हम बैठते हैं उस डाल को हम नहीं काटते। प्रकृति, ये संसार, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर हम सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे, ज्यादा निचोड़ेंगे, लेकिन भरते टाइम हम भर भी नहीं रहे, हमने मशीनें लगा दी हैं और कड़ी मेहनत से हमारी छुट्टी हो गई है, तो भी कोई तो है जो भरेगा। और हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं इनमें, हमने कुदरत को ऐसा मैनिपुलेट किया कि वही भर भी रहा है और वही लाकर दे भी रहा है। टेक्नोलॉजी बस यही करती है, बड़ी चालाकी से बुद्धि लगाकर अपने सिर का भार कुदरत पे दे छोड़ा कि अब तुम ही भरो और तुम ही करो और हम तो बस मजे करेंगे। फ्रांसिस बेकन ने कहा था ना, नॉलेज इज पावर। साइंस से इतना पावर आया कि हमने कुदरत को ही काट खाया, दीमक की तरह। और हम आज भी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि यही हमारी लाइफ लाइन है। इस पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम के हर एक एलिमेंट, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हवाएं हो, चाहे पानी हो, चाहे नदियां हो, ये सब आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और ये सारे रिसोर्सेज ये लिमिटेड हैं। हमें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो सम गेम चल रहा है, जहाँ आप अगर किसी चीज की अति करेंगे तो फिर आपको भरना भी पड़ेगा। शुरू में ना सही, पर हिसाब बराबर होगा। आज नहीं कल होगा। आप नहीं भरेंगे तो कोई और भरेगा, और अगर कोई और भर रहा है और आप खा रहे हैं तो भी आज नहीं कल हिसाब बराबर होगा। भारत में जो कर्म थ्योरी डेवलप हुई, उसमें ये जो जीरो सम गेम वाली बात आती है, ये जो लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन है, रिएक्शन है, कि कुछ करोगे तो रिटर्न आएगा, जो किया हुआ है वो जाता नहीं है, कृत प्रणाश नहीं होता, हिसाब बराबर होगा। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पहले भरना पड़ेगा, और तुम नहीं भरोगे तो कोई और भरेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। अरे जब वेद भी कहता है कि ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो पहले उसने तप किया। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त यही कहता है कि संसार ये तप से बना है। ये जो ट्रांजैक्शन वाली बात है, ये कर्म थियरी का कोर है, और ये कर्म का नियम ये भारत का कोर है। भारत अपने ही कोर को भूल गया, अपने ही प्राण को भूल बैठा। रोजाना इस
देश में कुदरत की जो हत्या होती है, चाहे वो विकास के नाम पर हो या गैया की हो या गोवंश की हो, किसी की भी हो, उसको हमारे देश के विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान, ये एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा समीकरण इतना एक तरफा हो गया है कि आज नहीं कल ये व्यवस्था गिरनी निश्चित है। ये शहरीकरण, ये विकास, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अब आप दुनिया को ऐसे बदल दें कि आप दिन रात आनंद में रहें बिना ज्यादा मेहनत किए। यही है विकास। और जो सबसे विकसित देश हैं, वहां की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि वहां का इंसान तथाकथित रूप से हमेशा आनंदित रहता है। क्या सही में आनंदित रहता है? क्या ये विकास की अंधी दौड़ ये सही में हमें आनंद ला कर देगी? भारत भी उसी वेस्टर्न मॉडल का अनुकरण कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। इस देश के विद्वानों की विद्वत्ता इतनी निष्प्राण हो चुकी है कि अपनी तपस्या के ऊपरी आवरण में ये झोल कर रहे हैं, परोक्ष रूप से छिपाकर। ये पूरा देश, इसके संत साधु, इसके विद्वान, ये भोगवाद के नशे में लीन है। इन्होंने तपस्या का मतलब कुछ का कुछ कर दिया। इनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इनकी हरकतों के कारण ये देश खोखला हो चुका है, भारत आभाहीन हो चुका है, निस्तेज हो चुका है, जर्जर व्यवस्था है। ये देश ये साधुओं के भेष में रह रहे चारवाकों का देश है। यहाँ पर सच्चे साधु बहुत कम हैं। यहाँ सभी अति भोगवाद में लिप्त हैं। झूठी तपस्या का पाखंड, ये तपस्या के नाम पर ये मालाएं जपते हैं, संध्या वंदन कर लेते हैं, मौन व्रत करते हैं और फिर ये अपनी विद्वत्ता बघारते हैं। और ये निस्तेज विद्वानगण, इनकी भीड़, ये ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखते हैं कि कुछ बात ही समझ ना आए। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है, बिना सिर पैर की बात करते हैं ये। और उसमें अपनी भाषा भी इतनी क्लिष्ट कर दी कि आम आदमी पढ़कर समझ ही नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं तो सोचता हूँ कि रचना वो सार्थक है जिसको एक आदमी, कोई बच्चा पढ़कर समझ ले, या वो रचना सार्थक है जिसको पढ़ करके एकदम आइडिया ही नहीं लगे लिखा क्या है। ये तथाकथित विद्वान ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ये बात नजर ही नहीं आती। इतना ज्यादा अहंकार, इतने कठिन ग्रंथ लिखना, इतनी कॉन्वोल्यूटेड बातें करना, वो बात इनकी वो जितनी क्लिष्ट होगी उतने बड़े विद्वान कहे जाएंगे। ये कोरा अहंकार इनका, हर तरफ से इस देश का विद्वत समाज अंधा हो चुका है। जेनुइन विद्वान इक्का दुक्का मिल जाएंगे कहीं आपको। यूनिवर्सिटियों में लेख पर लेख लिखे जाते हैं जिनको पढ़ करके आपको लगेगा कि इसका मैं करूँ क्या इसका। भारत की यूनिवर्सिटीज भी निष्प्राण हो चुकी है। यहाँ दिल से रिसर्च करने वालों को भगा दिया जाता है और यहाँ पीएचडी ये थोक के भाव बांटी जाती है। मैंने सब देखा है। बाहरी आडंबर, इनका पाखंड, एकेडमिक पेपर्स पे पेपर्स लिखते हैं और इन पेपर्स ऐसे पेपर्स होते हैं कि क्वालिटी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन बाहरी आडंबरों में ये देश इस कदर फंस चुका है कि वापस कभी आएगा, इसकी दुर्दशा और भी बुरी होती चली जाएगी। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बिगड़ेगी शायद। वेदों की जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कर्म का जो नियम है ये उसका प्राण है और तपस्या ये अकेला टोकन था। ये जब टोकन आप देंगे, तप करेंगे तो आपको प्रकृति सुख लौटाएगी, सुविधाएं देगी। और अगर ये नहीं होता है, कर्म के समीकरण बिगाड़े जाते हैं, तो वो व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। मेरे देखे वेदों की व्यवस्था, समाज व्यवस्था, उसका जो सबसे बड़ा, सबसे अहम पक्ष है वो आज के परिवेश में पूरी तरह से गुम हो चुका है। हमारे देश के ऋषियों ने गाय का इतना आदर सम्मान किया, इसीलिए किया क्योंकि वो हमें इतना देती है, हमसे लेती लगभग जीरो है। वो घास खाती है, पानी पीती है, बस हो गया। लेकिन रिटर्न में क्या मिलता है? दूध, दही, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इतनी वैरायटी। ये सब लग्जरी के आइटम हैं। लेकिन हमने फीड क्या किया था इस सिस्टम को? इनपुट में क्या दिया था? घासें दी थी, हरी घासें। रिटर्न में क्या मिलता है? आउटपुट क्या मिलता है? एक्सेस लग्जरी, खाने पीने की इतनी वैरायटी। तो समीकरण बैलेंस्ड हुआ? नहीं। तो बैलेंस कैसे करें? तो सम्मान से बैलेंस करो। ऐसे में हमारे देश के ऋषियों ने एक बात कही, और ऐसी बातें बड़े दिल का व्यक्ति ही कह सकता है। ऐसे पशु के प्रति झुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। ये गाय, ये नेचुरली कुछ ऐसी है कि ये हमें जरूरत से ज्यादा लाकर दे रही है। यहाँ पर समीकरण बिगड़ रहा है कर्म का। लेकिन वो गाय का इंटरनल मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि वो घास फूस खाएगी लेकिन हमें दूध ही देगी, इसलिए उसको नमन है, इसलिए वो माता है। ये उदार चरित्र वाले लोग ये ऐसी ही बातें करते हैं। गौ हत्या तो सोच भी नहीं सकते। इस समाज में अगर ये बात नहीं समझी जाएगी, ये उसके मन में बैठाई नहीं जाएगी अगर, तो ये व्यवस्था ये ढहेगी और ढहेगी। मैं सभ्यता के विरोध में नहीं हूँ, मैं इस अनइक्वल इक्वेशन के विरुद्ध में हूँ, अनफेयर बेनिफिट के विरुद्ध में हूँ, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है, ये जर्जर है और ये पूरे कुदरत को खा चुका है। हमें नेपोटिज्म नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वहाँ पर अनफेयर बेनिफिट स्कीम चल रही है। पर गाय के साथ हम जो कर रहे हैं, इस पृथ्वी के साथ जो हम दुष्कर्म कर रहे हैं, हमें वो अनफेयर क्यों नहीं दिखता? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो इनकी दयनीय स्थिति, मैं सोचता हूँ कि अगर वेदव्यास होते तो क्या कहते? वेदव्यास कहते कि क्या हो गया तुम लोगों को, रह रहे हो करोड़ों के फ्लैट में, 10 मंजिला 20 मंजिला ऊपर, एयर कंडीशनिंग में,
चल रहे हो बढ़िया गाड़ियों में, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी इमोशनल हेल्थ वो जा चुकी है, खत्म है। पता नहीं तुम जिंदा कैसे हो। पूरे कुदरत की ऐसी की तैसी कर दी तुमने और अंत में यही हासिल किया। ये दयनीय स्थिति है वेदव्यास के भारत की, और वेदव्यास दुखी हैं और ये उनका संदेश था, ये उन्होंने भिजवाया है। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। मिलता हूँ आपसे अगली बार।